स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के पहले अध्याय के 5वें लेक्चर में। और इसके पहले वाले यानी चौथे लेक्चर में हमने बताया था प्रकृति में उपस्थित भौतिक बलों के बारे में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे संरक्षण नियम के बारे में। और इसके अंतर्गत यहाँ पर हम बात करेंगे विद्युत आवेश संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर, और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। यानी कि आज हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं विद्युत आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो विद्युत आवेश होता है इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है कि इसको एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक परमाणु ले लेते हैं, सोडियम परमाणु ले लेते हैं Na। उसके बाद में एक परमाणु यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरीन का Cl। अब यहाँ पर क्या है कि हमको पता है कि जब कोई एक परमाणु होता है तो वो उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इस सोडियम और क्लोरीन इन दोनों को अगर हम रगड़ें, यानी कि इसको एक दूसरे पर ऐसे रगड़े तो क्या होगा, यहाँ से एक यानी कि ये जो सोडियम का परमाणु है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे, एक के बजाय 2 भी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 देगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यानी कि यहाँ पर डबल माइनस चार्ज हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो यहाँ पर एक होल बच जाएगा। तो जो होल होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर अब जब इसको रगड़ा गया तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बन गया। ये जो परमाणु था इसको जब रगड़ा गया आपस में तो क्या बना, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि इस पर क्या चार्ज है, +1 चार्ज है, और इस पर क्या चार्ज है, -1 चार्ज है। और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, 0। यानी कि अगर इन दोनों को फिर से आपस में मिला दें तो क्या मिल जाएगा हमको, 0। यानी कि फिर से यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। और जो हमारा परमाणु था वो उस पर कोई आवेश नहीं था पहले, यानी कि जो हमारा पहले परमाणु था उस पर कोई आवेश नहीं था। क्लोरीन पर भी यहाँ पर आवेश नहीं था। जब इसको रगड़ा गया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिलाया गया तो फिर से हमें 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ना तो यहाँ पर हम आवेश को उत्पन्न कर पाए और ना ही नष्ट कर पाए, ये दोनों स्थितियों में नियत रहा। तो ये हमारा हो गया विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अब हम बात करेंगे इस ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि हमारा सेकंड हेडिंग यहाँ पर हो गया। और इसके बारे में हमने लिखा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, इसको ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि क्या है कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमारे अंदर है उसको अभी मैं ध्वनि द्वारा यानी ध्वनि ऊर्जा में हम परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो ये जो ध्वनि ऊर्जा है ये हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होकर निकल रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम उदाहरण की और बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा विद्युत जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब आप समझते हैं जनरेटर होता है। जनरेटर अगर आप शादी विवाह में देते होंगे तो जनरेटर बहुत सारे लगाए जाते हैं। तो जनरेटर का क्या कार्य होता है, जनरेटर में एक मशीन फिट होता है जिसमें तेल डाला जाता है और उस मशीन को चलाया जाता है। और वो मशीन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कि वो गति करती है
चारों तरफ। और जब वो यांत्रिक ऊर्जा करती है तो वो यांत्रिक ऊर्जा वो यानी कि जो हमारा मशीन होता है उसी में हमारा एक जनरेटर फिट होता है, और वो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से हमारा जो है विद्युत ऊर्जा वहाँ पर उत्पन्न होता है, और उस विद्युत ऊर्जा का हम यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने लिखा कि विद्युत हीटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत हीटर आप सबकी देखे होंगे, तो वहां पर क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको विद्युत हीटर की सहायता से क्या किया जाता है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर उसके बाद में उस उष्मीय ऊर्जा का यूज कर हम भोजन पकाते हैं, फिर उसमें जो एनर्जी जाती है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर जब हम भोजन करते हैं उसमें एनर्जी आ जाती है। फिर तो ये क्या है कि जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो ये हमारा हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि हमारा तीसरा हेडिंग है। और इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है यदि यह द्रव्यमान नष्ट होता है तो E बराबर mc² ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे इन्होंने केवल थ्योरेटिकल रूप में बताया कि जो द्रव्यमान होता है उसको एनर्जी में यानी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और जो ऊर्जा होता है उसको द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर यम द्रव्यमान ऊर्जा नष्ट होता है यानी जो यम द्रव्यमान अगर नष्ट होता है तो यहाँ पर E बराबर mc² ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि अगर 4 किलोग्राम कोयला को अगर हमको जलाना हो यानी जलाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर E बराबर हमारा यानी कि जो हमारा एनर्जी यानी 4 किलोग्राम कोयले को अगर जलाया जाएगा तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो हमारा होगा m का मान यहाँ पर क्या है 4, और गुणे यहाँ पर जो c है, c हमारी प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल को हम जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर mc² है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम यहाँ पर 4 गुणे और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा और 10⁻16 हो जाएगा, और E बराबर हो जाएगा 9 चौक 36 × 10⁻16 जूल ऊर्जा हमारा यहाँ पर उत्पन्न होगा। यानी जूल या कैलोरी यहाँ पर जो अगर हम जैसे कि यहाँ जब 4 kg कोयले को जलाया जाएगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा जो होगा वो ऊर्जा के रूप में होगा, तो इसको हम जूल लिखे या किलो कैलोरी भी आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया एनर्जी, यानी कि 4 किलोग्राम अगर आप कोयले को जलाते हैं यानी द्रव्यमान को जलाते हैं तो एनर्जी यहाँ पर हमको क्या मिलती है, ये इतनी मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या किया, द्रव्यमान को यहाँ पर जलाया और एनर्जी को प्राप्त कर लिया। अब एक प्रॉब्लम है, एनर्जी को कैसे द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस चीज पर भी वैज्ञानिकों ने काम किया, क्योंकि जो आइंस्टीन थे वो केवल थ्योरेटिकल चीजों को बताए, और बाकी जो वैज्ञानिक थे उस चीज को सिद्ध करने के लिए क्या किए कि उन्होंने एक भारी परमाणु ले लिया, ये भारी परमाणु ले लिया, और इस भारी परमाणु पर 2 जो अल्फा गामा किरण जो होते हैं उनका यहाँ पर बमबारी किया। तो यहाँ पर क्या किए, ये 2 गामा किरणों की बमबारी करती है। कौन सी किरण, गामा किरणों की यहाँ पर बमबारी करती है। और जब इन्होंने गामा किरणों की बमबारी की तो ये जो गामा किरणें थी ये एनर्जी के रूप में थी यानी ऊर्जा के रूप में थी, और जब इन्होंने इस परमाणु पर जब इन्होंने इस गामा किरणों की बमबारी की तो इस तरफ से यहाँ पर 2 पार्टिकल उनको मिले। एक तो मिला इलेक्ट्रॉन, क्या मिला, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमें मिला पॉजिट्रॉन।
एक हमको मिला इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमको मिला पॉजिट्रॉन। अब ये एक पार्टिकल हैं और पार्टिकल अगर हैं तो उनमें भार होता है, यानी कि हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक अस्तित्व है, यानी कि अपना एक भार है, और पॉजिट्रॉन भी के पास भी भार है। तो यहाँ पर ये क्या थी, एनर्जी के रूप में यानी ऊर्जा के रूप में थी। और जब इसको एक भारी परमाणु पर बमबारी कराया गया इस गामा किरणों का, तो उधर से जो हमको यहाँ पर पार्टिकल मिले वो क्या मिले, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि अगर गामा किरण यानी कि एनर्जी को यहाँ पर डाला गया तो उधर से हमको क्या मिला, यहाँ पर एक पार्टिकल मिले और इन पार्टिकलों में भार था यानी कि द्रव्यमान थे। तो ये हमारा हो गया, यानी कि इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि जो आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा को द्रव्यमान में भी परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो चीज इन्होंने सिद्ध किया। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, जिसमें हमने पढ़ा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और इस चीज को सबसे पहले जानने से पहले हमको संवेग के बारे में जानना होगा कि संवेग होता क्या है। तो संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है P = mv। क्या होता है, P = mv, जहां P हमारा है संवेग, m हमारा द्रव्यमान और b हमारा है वेग। ये तीन चीज हैं। इस चीज को समझते हैं संवेग को। दोस्तों क्या है कि ये जो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक इंसान है, यहाँ पर कोई एक इंसान है जो रास्ते पर खड़ा है बीचों बीच में। इस साइड से एक बाइकिल है, एक बाइकिल है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बाइकिल है। ये एक मान लेते हैं ये एक बाइक है। और उसके बाद में इसी साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ट्रक आ रहा है। ये क्या है हमारा, एक ट्रक। अब ये एक क्या है, मोटरसाइकिल, और ये एक ट्रक है, और बीच में एक मनुष्य है। ये चीज है। यहाँ पर क्या है कि इसका जो मास होगा यानी कि जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा, और इसका जो द्रव्यमान होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये उसी वेग से, जिस वेग से ये चल रही है ठीक उसी वेग से ये भी चल रही है। ये यहाँ पर क्या है, वेग समान है दोनों का, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये समान है, और जो यहाँ पर मास है दोनों का यानी द्रव्यमान जो इन दोनों का है वो अलग अलग है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल है ये हल्का है और ये जो हमारा ट्रक है ये बहुत भारी है। अब यहाँ पर अगर ये समान वेग से चल रहे हैं तो अगर ये पहले अगर आपसे जाकर टकराता है तो आपको कुछ कम चोट लगेगी, लेकिन यहीं पर अगर ये जो हमारा है इसी वेग में ये जब टकराएगा तो आपको ज़्यादा चोट लगेगा। यानी कि यहाँ पर आपको चोट लगना यानी वह माध्यम जिससे आपको चोट लग रही है वो आपका संवेग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे यहाँ पर मास ज़्यादा है तो इससे आपको चोट ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर मास कम है इससे ज़्यादा, यहाँ से कम चोट लग रही है, और वेग दोनों का समान है। तो ये क्या है, जो संवेग होता है वो आपके इस मास यानी द्रव्यमान के समान अनुपाती होता है। यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, आपके चोट लगने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ की अगर हमको उत्पत्ति करनी हो सूत्र की तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P = m। कहने का मतलब क्या हुआ, P = m का मतलब हुआ कि जो संवेग होता है वो यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर में होंगे, ध्यान देना, यहाँ पर भी हम स्मॉल लेटर में करते हैं। यहाँ पर ये जो संवेग होगा ये हमारा ये मास यानी कि जो द्रव्यमान है इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम था इसका द्रव्यमान ज़्यादा था, और यहाँ पर संभावना किससे ज़्यादा है, चोट खाने की, इससे, और इसका वेग जो है दोनों का बराबर है, फिर भी इससे जो संभावना है यानी कि जो संवेग है वो ज़्यादा बन रही है कि आपको चोट लगेगी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो P यानी संवेग जो है वो प्रोपोर्शनल है इस m के, यानी m बढ़ेगा तो चोट लगेगी। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है
कि अगर मान लीजिए ये एक बंदूक है, ये एक बंदूक है और इसमें एक बुलेट यानी गोली भरी हुई है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ये एक मान लेते हैं ये हमारा एक मार्कर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं, यानी कि इन जैसे ये जो गोली का भार है वो M2 और M1 M2 मानने के बजाय हम इसको M मान लेते हैं, क्योंकि ये जो गोली का भार है उतना ही भार इस चीज़ का है। यहाँ पर जो गोली का भार है उतना ही भार इस चीज़ का भी है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस चीज़ को फेंक कर मारें तो क्या होगा कि आपको थोड़ा कम चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेग है, जो फेंकने की दर है वो थोड़ा कम है, तो इससे क्या होगा, आपको कम चोट लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v1 है वो कम है। लेकिन यहीं पर अगर मैं यहीं खड़े खड़े इतने ही बड़ी यानी इतने जितने मास का ये है, यानी जितना द्रव्यमान इसका है उतने द्रव्यमान के गोली को हम बंदूक से भरकर मार दें तो यहाँ पर आपको चोट यानी कि आपको गोली पार कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसका वेग होगा v2 ये बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। तो इससे क्या हुआ कि अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा कि गोली मारने पर क्या होगा कि वो उसको पार कर जाएगी, और अगर इससे हम मारेंगे तो उसको पार नहीं, बस थोड़ा सा चोट लग सकता है, ये संभावनाएं बनती हैं। जबकि यहाँ पर इस गोली का भी और इस चीज का भी दोनों का जो भार है यानी कि दोनों जग का जो मास है वो दोनों बराबर है। अब यहाँ पर केवल ये जो वेग है इन दोनों का अलग अलग है, इस कारण से क्या हुआ कि आपको संभावना जो है वो ज़्यादा बन जाती है जहाँ पर वेग ज़्यादा होती है, यानी कि संवेग की जो मात्रा होती है वो वेग के बढ़ने पर यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर V, यानी कि अगर ये जो संवेग है अगर v यानी वेलोसिटी को यानी वेग को अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर संवेग का जो यहाँ पर संवेग है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इन दोनों समीकरणों को फर्स्ट और सेकंड को मिला दे तो यहाँ पर P इजिकल टू क्या मिलेगा, mv। यहाँ पर एक नियतांक मिल जाएगा k, तो k का मान यहाँ पर एक ही होगा क्योंकि यहाँ पर k का मतलब है नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा mv, P इजिकल टू mv। तो ये हमारा संवेग होता है P इजिकल टू mv। तो अब हमने यहाँ पर संवेग के बारे में यहाँ पर जान लिया। अब हम बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हमने लिखा, यदि किसी निकाय में बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये एक बंदूक है, ये एक बंदूक है और इसमें एक गोली भरी हुई है। अभी यहाँ पर जो इसका संवेग है वो क्या है, शून्य है, क्योंकि ये अभी ना तो इसमें कोई वेग है ना कुछ है, तो यहाँ पर संवेग भी शून्य है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अगर पीछे से अगर हम इसको पकड़ कर ना रखें, मतलब पीछे से हम तगड़ा पकड़ कर ना रखें बंदूक को, तो क्या होगा, यहाँ पर हम पकड़ कर ना कर रखें, केवल इस पर एक बटन लगा हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बटन लगा हो, जैसे ही हम इसको टच करें बटन को, ये शूट हो जाए, ये गोली आगे की ओर शूट हो जाए। तो इस प्रकार से हम इस बंदूक को पकड़ कर रखे ना हो, यानी कि बाह्य बल ना लगा कर रखें। यहाँ पर देखिए बाह्य बल शून्य हो, यानी कि हम बाह्य बल ना लगाएं इस बंदूक पर, केवल और केवल इसको टच करेंगे आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी क्या है, संवेग शून्य है, और जब यहाँ पर हमने इस बटन को दाबा तो तुरंत क्या होगा, यहाँ से गोली तुरंत के तुरंत गोली आगे की ओर निकलेगी। तो गोली पर एक बल आगे की ओर लगा, यानी कि गोली पर एक बल आगे की ओर लगा। जितना बल इस गोली पर आगे की ओर लगा, ठीक उतना ही बल इस बंदूक पर पीछे की ओर भी लगेगी, वो भी विपरीत साइड में। यानी कि यहाँ इस तरफ भी एक बल लगेगा और इस तरफ भी। गोली पर आगे की ओर बल लगेगा, बंदूक पर पीछे की ओर बल लगेगा। तो इससे क्या होगा, ये एक अलग साइड में है, ये इसके विपरीत साइड में, दोनों तरफ बल लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो संवेग होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर संवेग जो है वो मान लेते हैं प्लस p है, और यहाँ पर जो संवेग हो वो विपरीत साइड में है, यानी बंदूक के विपरीत साइड में है। गोली उस तरफ गई और जो बंदूक पर बल लगा वो इस साइड में लगा। तो यहाँ पर जो संवेग होगा वो मान लेते हैं
माइनस पी है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत साइड में तो माइनस होगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों संवेगों को देखें तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस पी प्लस माइनस पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस पी यहाँ पर माइनस पी, दोनों कटकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शून्य। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर संवेग क्या था, शून्य था। यहाँ पर गोली दगने के बाद जब बाह्य बल हमने इस पर नहीं लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी संवेग हमको शून्य मिला, क्योंकि जो बंदूक है बंदूक पर इस साइड बल लगा और उसके बाद में जो गोली है उसको इस साइड पर बल लगा, यानी कि इस पर एक संवेग इस तरफ लगा और उस पर एक संवेग उस तरफ लगा। दोनों विपरीत साइड में है तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, और जब माइनस होने से यहाँ पर हमने जोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो आ गया। यानी कि यहाँ पर हमने जो लिखा वो सिद्ध हुआ कि यदि किसी निकाय में बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, यानी कि वही रहता है। यहाँ पर संवेग शून्य था तो संवेग यहाँ पर भी शून्य है। यहाँ पर हमने बाह्य बल शून्य रखा था, यानी बंदूक को पकड़कर नहीं रखा था। अगर यही बंदूक को पकड़कर रखा होता तो बंदूक पीछे जाता ही नहीं, तो यहाँ पर ये माइनस पी आता ही नहीं, तो यहाँ पर जो संवेग होता वो क्या होता है, प्लस बी। तो ये हमारा हो गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब हम बात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा, यदि किसी निकाय पर कार्यत कुल बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये कुम्हार का चाक है, ये क्या है, कुम्हार का चाक है, और ये भी कुम्हार का चाक है। इसमें क्या होता है कि इस कुम्हार के ये कुम्हार अपने चाक को घुमाता है, तो ये घुमा दिया और ये भी घुमाने की कंडीशन में है। अब यहाँ पर क्या है कि जब इस पर मिट्टी नहीं रखी होती है तो इसका जड़त्व आघूर्ण कम होता है। जड़त्व आघूर्ण I1, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है इस चीज को जानो। जड़त्व आघूर्ण वो होता है जो कि इसके जो घूमने का जो गति है उसको रोकने वाला कारक, यानी प्रतिरोधक जो होता है वो हमारा होता है जड़त्व आघूर्ण। तो ये कम होगा क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी नहीं रखी होगी। तो ये क्या होगा कि इसका जो कोणीय वेग होगा, यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा, तो यहाँ पर कोणीय वेग का मान ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि I1 और इंटू W1 इसका मान यहाँ पर क्या हुआ, जो होगा मान लीजिए यहाँ पर इसका मान कुछ है, और कब किस कंडीशन में, जब इस पर कोई मिट्टी नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जड़त्व आघूर्ण कम है, यानी इसको रुकावट का जो भाग यानी प्रतिरोधक क्षमता इसका कम है, जिससे ये बहुत ज्यादा इसका कोणीय वेग यानी बहुत तीव्र गति से घूम रहा है। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही मिट्टी रखा जाएगा तो मिट्टी के रखने पर क्या होगा, इसका जड़त्व बढ़ जाएगा। जड़त्व मतलब I2, जड़त्व मतलब इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब कि जब इस पर मिट्टी रखेंगे भारी पड़ेगा तो क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि इसका जो घूमने का गति होगा वो कम हो जाएगा। और यहीं पर ये जो हमारा कोणीय वेग है ये यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। ये जो जड़त्व हमारा जड़त्व आघूर्ण है ये हमारा ज्यादा हो जाएगा, यानी प्रतिरोधकता यहाँ पर बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो हमारा कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या था कि यहाँ पर हमारा क्या कम था, कोणीय वेग, यानी यहाँ पर कोणीय वेग ज्यादा था और ये जड़त्व आघूर्ण कम था। और इस कंडीशन में जब इस पर मिट्टी रख दिया गया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया और कोणीय वेग कम हो गया। तो दोनों कंडीशन में चीजें नियत हैं। यही चीज हमारी ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताती है। तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।